गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th के एसएसटी का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले कुछ वीडियो में मैंने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, तो उसी ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड चैप्टर स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। तो बच्चों देखिए, जो इस चैप्टर का नाम है वो है लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसका मतलब कि इस चैप्टर में हम लैंड के बारे में, सॉयल, वाटर के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या इस चैप्टर में दे रखा है वो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, वो एक दो बच्चों के अलग अलग प्लेसेस के बारे में बताया गया है। एक बच्चा जो है वो अफ्रीका के तंजानिया में रहता है जिसका नाम है मेम्बा, और ही हैड टू ट्रेवल लॉट ऑफ डिस्टेंस टू कलेक्ट द वाटर एंड हिज हाउस इज़ situated in a very you can say bad situation। एक स्मॉल हट उसके पास है, उसके फादर की एक छोटी सी ज़मीन है, चारों तरफ ज़मीन पथरीली है। और दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसका नाम है पीटर, और पीटर न्यूजीलैंड में कहीं रहता है, और उसके फादर का जो है वो वूल का बिज़नेस है, वूल प्रोसेसिंग का। तो उनके वहाँ बहुत सारी शीप है, और उनकी जो लैंड है या वो जो जगह है, प्लेस है, वो टोटली क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग जगह हैं जहाँ अलग अलग तरह के वेजिटेशन, अलग एनिमल, अलग लैंड की क्वालिटी, सॉयल, ये सब अलग अलग होते हैं, और उसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक इसमें आता है वो दैट इज़ अबाउट लैंड। तो लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसका नाम ही रिसोर्सेज था, और उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो हेयर यू हैव टू discuss about this thing and you have to keep this thing in your mind that land is the most important natural resource। क्योंकि और जितने भी रिसोर्स हैं वो लैंड में ही मिलते हैं, लैंड पे ही खेती होती है, लैंड पे ही हमारा जो पूरा कुछ बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, हाउसेज हैं, सब कुछ एवरीथिंग हम कहाँ बिल्ड करते हैं, ऑल आर बिल्ड ऑन लैंड। सो व्हाट कैन वी से दैट लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज मैनी थिंग वी गेट फ्रॉम द लैंड। आप जो जितनी भी फार्मिंग होगी, एग्रीकल्चर होगा, वो सब कहाँ पे होगा, लैंड पे होगा। लैंड से हमारे को वाटर मिल रहा है, लैंड के नीचे से, ज़मीन के अंदर बीनीथ द अर्थ हमें वाटर, और भी रिसोर्सेज हैं बट लैंड से भी मिलता है। ज़मीन के नीचे से हम जो ट्यूबवेल, नलकूप लगाते हैं उससे हमें पानी मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हो गया। इट कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। अब एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि पहली बात ये आप जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर लगभग 70% क्या है, वाटर है, एंड 30% लैंड है। लेकिन जितनी लैंड है, 30% जो लैंड है, उस लैंड का भी केवल 30% जो एरिया है वही हैबिटेबल है। दिस मीन्स कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं या खेतीबाड़ी करते हैं, बाकी जो 70% लैंड है वो इनहेबिटेड ही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। कि जितना ये 30% है लैंड पूरे अर्थ का, 70% वाटर है जिसे हम ओशियन कहते हैं, है ना। तो ओशियंस के अंदर वाटर है 70% या कुछ और फॉर्म्स में है, लेकिन लैंड का पार्ट सिर्फ कितना है, 30% है। लेकिन ये जो 30% लैंड का पार्ट है, इसमें भी सारा जो लैंड है वो यूज़ नहीं होता किसके लिए, हैबिटेट के लिए। देखिए यहाँ पर आपके यहाँ लिखा हुआ है कि डू यू नो में हम पढ़ते हैं इसको। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर
स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेटेड, कि 90% जो लैंड है पॉपुलेशन है वो केवल 30% लैंड एरिया पे ही रहती है, बाकी जो 70% लैंड एरिया है वो इनहैबिटेटेड रहता है, यानी कि वहाँ पर कोई नहीं रह रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ही जो है अन इनहैबिटेड है, यानी कि उसमें कोई नहीं रहता है। तो इस तरीके से जो लैंड का भी जो पार्ट यूज़ हो रहा है वो केवल 30% है, और पूरे अर्थ में भी 30% ही लैंड है और उसमें 70% वाटर है, और उस 30% का जो लैंड बची उसका केवल 30% यूज़ होता है, बाकी 70% यूज़ नहीं हो रहा है जहाँ हम नहीं रहते हैं। ये इसमें बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं कि द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का हैबिटेट होता है, कहीं बहुत ज़्यादा डेंसिव पॉपुलेशन होती है, कहीं बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, in this city we know that there a huge population is living, and if you go some other parts especially like Jaisalmer, Arunachal Pradesh, Andaman Nicobar, in such type of places the population is scattered population means कि बहुत बड़े एरिया में बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। अब ये सब चीज़ें डिपेंड करती है डिफरेंट चीज़ों पर। किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रग्ड टोपोग्राफी, steep slopes of the mountain, low lying areas susceptible to water, and नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर logging desert area, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited। तो अगर हम देखें कि किन एरियाज पर डिपेंड करता है, तो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। अब रग्ड टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स है। टोपोग्राफी का मतलब होता है लैंड जो है वो किस तरह की है। कहीं पर आप देखेंगे लैंड पथरीली होती है, कहीं बालू मिट्टी की होती है, कहीं चिकनी मिट्टी की होती है, तो वो टोपोग्राफी है। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड इज कॉल्ड द टोपोग्राफी। स्ट्रक्चर ऑफ लैंड की जो लैंड आपकी है वो किस तरह की है उसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं। स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, अब आप देखिए कि जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी, तो ये एक फैक्टर हो गया जो कि इनहैबिटेंट को इफेक्ट करेगा। इनहैबिटेंट का मतलब हो गया कि वहाँ कितने लोग किस जगह पर रहते हैं। तो माउंटेन एरिया है या फिर लो लेइंग एरियाज ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग, कि वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, कहीं वाटर इकट्ठा तो नहीं होता, वाटर बहुत जगह पानी तो पड़ा हुआ नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उस जगहों पर हम लोग जो है कम रहते हैं। डेजर्ट एरिया है, अगर डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, घने जंगल हैं मान लीजिए, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन क्या है ज़्यादा नहीं होगी। दीज आर द नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और हैबिटेड। तो ये अनइनहैबिटेड होते हैं। अनइनहैबिटेड का मतलब कि यहाँ पर इन एरियाज़ में, चाहे वो माउंटेन एरियाज़ हो, चाहे वो डेजर्ट एरियाज़ हों, चाहे वो वाटर लॉगिंग के एरियाज़ हों, इन एरियाज़ में या थिक फॉरेस्ट एरियाज़ हों, इन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती है। देन कम प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो जो रिवर्स के थ्रू बनाए गए जो प्लेन्स हैं, मैदानी जो एरिया हैं, चाहे वो गंगा का प्लेन हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र का हो, है ना, चाहे वो हम मिस्र की मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो नील नदी का प्लेन हो, तो ये जो प्लेन एरियाज़ होते हैं यहीं पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, बिकॉज दे आर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, दे आर सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट, दे आर सूटेबल फॉर प्रोडक्शन, दे आर सूटेबल फॉर हाउसिंग्स। तो हर तरीके से वो सूटेबल होते हैं, इसलिए इन एरियाज़ में पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो माउंटेन एरियाज़ हैं, डेजर्ट एरियाज़ हैं या थिकी फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लैंड यूज़ की। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच। अब जैसे लैंड का अगर हम यूज़ की बात करें तो लैंड बहुत तरीके से यूज़ होती है। तो लैंड इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर, है ना, सबसे बड़ा तो यूज इसका एग्रीकल्चर में होता है। फॉरेस्ट्री, माइनिंग आप समझते हैं कि माइनिंग का मतलब होता है कि जो ज़मीन के नीचे मिनरल्स हैं
उन मिनरल्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन मिनरल्स को हम निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं माइनिंग। तो माइनिंग में भी लैंड यूज़ हो रही है, बिल्डिंग हाउसेज में लैंड यूज़ हो रही है, रोड्स में, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। तो ये सारे क्या हैं, लैंड के कॉमन यूजेज हैं। तो दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। तो इनका जो भी यूज़ हो रहा है उसको हमने नाम क्या दिया, दे आर कॉल्ड द लैंड यूज। कैन यू लिस्ट आउट ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच मेंबर्स एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। ये ऊपर जो हम एग्जाम्पल आपने पढ़ा है उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से लैंड को यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सोयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। Many times the question is asked that on what factors the use of land is determined। तो कौन से फैक्टर हैं जो लैंड यूज को इफेक्ट करते हैं। तो दीज आर टोपोग्राफी। टोपोग्राफी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि टोपोग्राफी शोज द हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड इज देयर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोयल, कि किसी लैंड पर जो सोयल है, जो मिट्टी है, या वो वहाँ की जो भी लैंड है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो पथरीली ज़मीन है या फर्टाइल ज़मीन है, तो उसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं। सॉइल है कि मिट्टी किस तरह की है, क्लाइमेट है, वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, समर है, विंटर है, गर्म है, हॉट है या कोल्ड है, वो क्लाइमेट डिपेंड करता है। मिनरल्स कहाँ पर कितने क्या मिलते हैं, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये मेन फैक्टर्स हैं विच डिटरमाइंड द यूज़ ऑफ लैंड। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। ये भी फैक्टर भी यूज़ करते हैं, मतलब ये फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं लैंड यूज़ को। कौन कौन से, एक तो आ गया आपका टेक्नोलॉजी और एक आ गया आपका पॉपुलेशन। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। लैंड कैन आल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब लैंड को हम ऑनरशिप के बेस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया लैंड यूज़ की बात। पहली बात कि लैंड यूज़ क्या है, कि लैंड को हम एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन में, हाउसिंग में, रोड में, ट्रांसपोर्ट में, इन सब में यूज़ करते हैं। दीज ऑल आर द डिफरेंट यूज ऑफ द लैंड एंड दे आर कॉल्ड द यूज लैंड यूज। एंड द सेकेंड important point was there in this topic that land use depends on the different factors। अब वो different factors क्या हैं, टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, आपका जो है इसके अलावा क्या बताया था हमने, सोयल है, मिनरल्स हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी है। इन चीज़ों पर लैंड यूज़ डिपेंड करता है। आगे ये है कि जो लैंड है ये दो तरह की होती है, एक तो होती है प्राइवेट लैंड, एक होती है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स where community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medical and herbs। These community lands are also called common property resources। जैसे कि किसी किसान का कोई खेत है ना, and a farmer has its own farm on and the farmer is doing cultivation on that farm, so that farm land is private land, क्योंकि वो उस किसान की ज़मीन है, उसका जो ऑनरशिप है वो किसके पास है, उस फार्मर के पास है। तो इस तरह की जो ज़मीन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट लैंड, है ना। आपका घर है मान लीजिए, तो आपका घर जो है, आप अपने घर के मालिक हैं, आपके फादर आपके घर के मालिक हैं, तो वो जो घर है आपका जिस लैंड पर, वो कौन सी लैंड हो गई, दैट इज़ द प्राइवेट लैंड। लेकिन आपकी कॉलोनी के अंदर एक मान लीजिए चिल्ड्रन पार्क है, गवर्नमेंट ने कोई पार्क वहाँ बना रखा है, तो वो जो लैंड होगी वो क्या होगी, कम्युनिटी लैंड हो गई। दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिटी लैंड, जो सबके यूज़ के लिए यूज़ होती है। कोई जंगल है वो कम्युनिटी लैंड है, या कोई मंदिर बना हुआ है वो कम्युनिटी लैंड हो गया। तो इस तरीके से कम्युनिटी लैंड वो हो गई जहाँ पर सब लोग आ जा सकते हैं, किसी का एक का वो पर्सनल नहीं होता। और इंडिविजुअल हो गया कि जहाँ आप उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं आ जा सकते हैं, वो इंडिविजुअल लैंड हो गई। तो लैंड के को भी हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। और जो कम्युनिटी लैंड्स हैं उन्हीं को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। अब एक चीज़ हमें यहाँ समझनी होगी कि लैंड तो क्या है, लिमिटेड है। लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज। क्या हम लैंड को बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। अर्थ पे जितनी अर्थ की लंबाई चौड़ाई है, जो एरिया है वो उतना ही रहेगा, सेम रहेगा, 1 इंच भी हम उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। सो द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि लैंड लिमिटेड है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लैंड की क्वालिटी है वो प्लेस टू प्लेस क्या है, डिफरेंट है। एक जैसी लैंड पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, है ना। हर कुछ किलोमीटर के बाद लैंड की क्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
So the quality of land also differs from place to place. People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. So here we use the word the encroaching. encroaching का मतलब ये हो गया कि लोगों ने ज़मीन को अपने जो भी उनका यूज़ है उसके लिए उसको हथियाना शुरू कर दिया, इसको हम कहते हैं एनक्रोचिंग। हिंदी में इसका नाम होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब हो गया कि आपने किसी ज़मीन को अपने पर्पज़ से यूज़ करना शुरू कर दिया और वो ज़मीन आपने ले ली। तो ह्यूमन बीइंग्स ने क्या करी, ये जो अर्थ के ऊपर लैंड थी उसकी एनक्रोचिंग शुरू की। एनक्रोचिंग शुरू की मतलब क्या कि जंगल काट करके आप देखिए हमने एग्रीकल्चर को शुरू किया, लैंड के ऊपर खेती शुरू करी, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए, कमर्शियल एरियाज़ के लिए हमने यूज़ किया। तो ये सब यूज़ जो हुआ ये एनक्रोचिंग हम इसको बोलेंगे। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। और इसके साथ साथ जो हमने लैंड को यूज़ किया उससे हमारी जो कल्चरल सोसाइटी है, कल्चरल चेंजेस हैं सोसाइटी के अंदर, कल्चरल जो पैटर्न है हमारी कल्चर है वो भी काफ़ी चेंज होती गई है। सो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो इंसान ने यानी कि ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए लैंड का यूज़ क्या करते गए, वो बढ़ाते गए। अगर हम बात करें यहाँ से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले की, तो क्या जिस तरह का यूज़ पैटर्न अभी हमें दिख रहा है लैंड का, क्या वैसे का वैसा रहा होगा? बिल्कुल नहीं। उस समय पर इस अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे घने जंगली जंगल होंगे। अब इंसान ने क्या किया कि उन जंगलों को काट करके उसको अपने पर्पस से यूज़ करना शुरू कर दिया, और हमने बहुत सारे जंगलों को काटा और उसका हमने अपने पर्सनल यूज़, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हाउसिंग हो, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक बिछाया हो, रोड बनाई हो, इन सब पर्पज़ के लिए हमने क्या कर दिया, लैंड को यूज़ करना शुरू कर दिया। इससे कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई। क्या प्रॉब्लम सामने आई? देखिए वो आपके यहाँ लिखा हुआ है। दीज प्रॉब्लम्स आर लाइक व्हाट? लैंड डिग्रेडेशन, landslides, soil erosion, desertification. These are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. तो ये जो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ी, इससे ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब कि लैंड की जो कंस्ट्रक्शन है या जो उसका स्ट्रक्चर है उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई। डिग्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वालिटी को नीचे लाना। जैसे आपको अपने होमवर्क की ग्रेडिंग दी जाती है ना, ग्रेड ABCD A+B1 या जो भी है, तो ये ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग क्या शो करता है? क्वालिटी को शो करता है। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको कौन सी ग्रेड दी जाएगी? A ग्रेड दी जाएगी, ठीक है ना। अब डिग्रेडेशन का मतलब ये हो गया कि आपकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या हो गई, काम की कम हो गई, तो वो हो गया इसका मतलब कि डिग्रेडेशन। इसी तरीके से जब हमने लैंड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, एग्रीकल्चर में यूज़ किया, इंडस्ट्री में यूज़ किया, इससे क्या हुआ, लैंड का डिग्रेडेशन हो गया, यानी कि लैंड की क्वालिटी क्या हो गई, डिग्रेड हो गई, कम हो गई। लैंडस्लाइड्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप देखते हैं लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड होने का मतलब जो पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, जो माउंटेन एरियाज़ हैं, यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर या पहाड़ों के बड़े बड़े हिस्से क्या होते हैं, गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हमने पेड़ काट दिए। पेड़ काटने से उनकी जो पकड़ है पहाड़ों की या मिट्टी की, वो पकड़ क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिससे वो लैंडस्लाइड हो जाता है, बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानें गिर जाती हैं। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब है कि जो अर्थ के ऊपर एक सरफेस है सॉइल की, मिट्टी की जो एक सरफेस है, एक लेयर है, ये लेयर जो है वो बह जाती है, या इसको ये मतलब निकल जाती है, लेयर कम हो जाती है उसके ऊपर से धीरे धीरे, चाहे वो पानी से निकले चाहे वो हवा से निकले। तो ये एक हमारे सामने बड़ी समस्या हुई है। डिजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो डेजर्ट एरिया है वो धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपेंशन होता जाता है उसका, वो बढ़ता जाता है। जैसे अगर राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान का जो डेजर्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, थार, उसका नाम है थार मरुस्थल, है ना, थार डेजर्ट। अब ये जो थार है इसका भी डिजर्टिफिकेशन होता जा रहा है। डेजर्टिफिकेशन का होने का मतलब कि जो डेजर्ट का एरिया है ये एक्सपेंड होता जा रहा है। मान लीजिए पहले 100 किलोमीटर में था और 10 साल में वो 3 किलोमीटर और बढ़ गया, यानी कि अब वो 13 किलोमीटर के अंदर हो गया। तो ये डेजर्ट का क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ये एक हमारे सामने एनवायरनमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सब किसकी वजह से हुआ कि हमने एक्सेसिव यूज़ किया लैंड का अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो बिल्डिंग बनाने का हो,
चाहे वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हों, इस वजह से क्या हो रहा है, ये हमारे सामने एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड को कंजर्व करना पड़ेगा या लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। पिछले चैप्टर में हमने कंजर्वेशन का मीनिंग बताया था कि कंजर्वेशन के अंदर हम दो चीज़ें देखते हैं कि वाइसली यूज़ हो, है ना, उसको हम तरीके से यूज़ करें रिसोर्सेज को, और इस तरीके से यूज़ करें कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो बची रहे, या फिर वो वापस रिन्यू होने के रेट से ही हम उसका यूज़ करें, यानी कि उनको हम रिन्यू कर सकें वापस, इतना ही हम यूज़ करें, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हम उसका नहीं करें। तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड को भी कंजर्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। कि जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप देख रहे हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चाइना, इंडिया बहुत बड़े बड़े पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। 130 करोड़ के लगभग हमारी पॉपुलेशन है, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 700 करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए क्या होगी, लोग डिमांड करेंगे ज़मीन की। जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा घरों की डिमांड होगी, ज़्यादा स्कूल्स की डिमांड होगी, ज़्यादा हॉस्पिटल्स की डिमांड होगी, ज़्यादा एग्रीकल्चर की डिमांड होगी। और वो सब डिमांड पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अर्थ के ऊपर जो लैंड है उस लैंड को हम अपने पर्पज़ से यूज़ करेंगे। सो लैंड टू लार्ज, उससे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, फॉरेस्ट का। अब लैंड कहाँ से लाओगे आप, लैंड तो खरीद नहीं सकते आप, ला तो नहीं सकते, ऐसा तो थोड़ी है चांद मंगल से हम लैंड लेके आ जाएंगे। हमें लैंड अर्थ पे से लेनी है, उसका क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। और वो लैंड कैसे लेंगे हम, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करके हम जो है लैंड को अपने पर्पज़ से यूज़ करेंगे। और इससे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब जंगल अगर ख़त्म होता है तो उसके अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो वाइल्ड प्लांट्स हों, वेजिटेशन हो, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। इसलिए जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हमें क्या करना होगा, रोकना होगा। मस्ट बी चेक्ड, चेक्ड का मतलब उसे रोकना होगा। अब देखिए अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing and some of the common methods used to conserve land resources। अब हम किस तरीके से इसको लैंड को कंजर्व करें, इसके लिए जो कॉमन मेथड्स हैं वो क्या हैं, लैंड रिक्लेमेशन है, रेगुलेटेड कि हम एफॉरेस्टेशन करें, एफॉरेस्टेशन का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। लैंड रिक्लेमेशन करें, लैंड रिक्लेमेशन का मतलब ये है कि लैंड को हम प्रॉपरली यूज़ करें, उसको फर्टिलाइज्ड होने का मौका दें, हमको उसको एक्सेसिव यूज़ का न करें। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का जो हम यूज़ करते हैं वो रेगुलेटेड करें। रेगुलेटेड का मतलब कम से कम हम केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें, क्योंकि जब एग्रीकल्चर में हम केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं उससे भी क्या होता है कि लैंड का डिग्रेडेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग जो होती है उसको हम रोकें। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या है कि आप देखते हैं कि भेड़, ऊंट, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको क्या है कि चराने के लिए जो इनके मालिक होते हैं इनको बड़े बड़े एरियाज़ में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी घास होती है, पहाड़ों में या प्लेन्स में कहीं भी है। तो अब अगर उनके ऊपर बहुत सारे जानवर हमने छोड़ दिए तो वो क्या करेंगे, सारी घास जो लैंड की उसको खा जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो मिट्टी की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाएगी और सॉइल इरोजन होगा, है ना। देयर वुड बी अ सिचुएशन मे बी कम आउट, दैट इज़ द सॉइल इरोजन। उससे लैंड का क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। तो वी शुड स्टॉप द ओवर ग्रेजिंग एंड सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू द कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। बाय दीज मेथड we can conserve the land resources. Now if somebody asks that what are the method to conserve the land, so these are the what, afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizers, checks on overgrazing, ये सारे क्या हैं, मेथड्स हैं जिससे कि हम लैंड के डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड यू वुड गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों अब इसी, क्योंकि चैप्टर हमारा बड़ा है तो इस चैप्टर को बाकी हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
तो आप हमारे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।